बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग वेल। और आज का जो लेक्चर है वो डेडिकेटेड है एफसीएस के लिए, ठीक है। और चैप्टर 4 इंशाल्लाह हम वाइंड अप करेंगे पूरा, ठीक है। इस लेक्चर में जो लास्ट क्लास में सर ने जो हमें करवाया है चैप्टर नंबर 4। अच्छा, बेसिकली चैप्टर नंबर 4 जो ना, बेसिकली ये जो आपका चैप्टर 4 है ये चैप्टर 3 की कंटिन्यूशन है। हमने चैप्टर 3 में क्या सीखा था कि आपको अगर किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का आउटपुट मालूम करना है, यानी हमने जिस तरह चैप्टर 2 में देखा था कि ट्रांसफर फंक्शन मालूम करते थे, ठीक है। उसका उसका सोल्यूशन हमने चैप्टर 3 में देखा था। तो जो हमने मेथड देखा था चैप्टर 3 में वो आपका कहलाता है क्लासिकल मेथड, सही, जिसमें हम स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट रिस्पांस वगैरह देखते हैं, यानी स्टेडी स्टेट रिस्पांस एंड ट्रांजिएंट रिस्पांस देखते हैं और फिर इन दोनों को ऐड करते हैं आपस में। हम सेम एक और मेथड देखें, लैपलास, ठीक है। यानी अब हम उस ट्रांसफर फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करेंगे लैपलास में, ठीक है, और वही आउटपुट मालूम करेंगे, ठीक है। यानी अब हमें दो अलग अलग आउटपुट यानी स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट रिस्पांस सेपरेटली फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, हमें एक ही आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और वही आपका क्या होगा, उसी में आपके पास स्टेडी स्टेट रिस्पांस भी होगा और ट्रांजिएंट रिस्पांस भी होगा, ठीक है। तो ये एक मेथड है सोल्यूशन का, ठीक है, यानी किस तरह आप ट्रांसफर फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं, तो उसका ये एक मेथड है। यानी चैप्टर 3 की कंटिन्यूशन है चैप्टर नंबर 4, कुछ नया नहीं है। अभी हम कंट्रोलिंग कुछ भी नहीं कर रहे, हमें अभी हम इस चैप्टर में भी आउटपुट ही फाइंड आउट करेंगे, सही है। तो पहली बात तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अच्छा, अभी एस डोमेन और लैपलास वगैरह में आते हैं। बेसिक से स्टार्ट लेते हैं। बेसिक ये है कि हमारे पास ये क्लियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सही है, और क्यूबिक फॉर्म में ये, इसका ऑर्डर 3 है। अब सर ने बताया था कि अगर आपकी इनिशियल कंडीशन 0, यानी अगर मेरे पास कोई सिस्टम है जिसका मैंने ट्रांसफर फंक्शन मालूम किया और वो इनिशियली एट रेस्ट पे, यानी इट इज प्रेजेंट एट रेस्ट, लेट्स सपोज, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें जो डिफरेंशियल ऑर्डर है उसको रिप्लेस कर सकता हूँ अपना एस के साथ, ठीक है। ये सिर्फ उसी वक्त कर सकता हूँ जब मेरे पास सिस्टम रेस्ट में है इनिशियली, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि अगर आपके पास इनिशियल कंडीशन फॉर एग्जाम्पल 0, जैसे भी रेस्ट में इसका मतलब उसकी वेलोसिटी भी 0 है, डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, तो मैं इसका जो डिफरेंशियल ऑर्डर है उस इक्वेशन का उसको रिप्लेस कर सकता हूँ एस के साथ, ठीक है। तो कंफ्यूजन तो नहीं है, बस मैं एस से रिप्लेस कर दूंगा, यहाँ मेरा काम आसान हो गया। क्योंकि एस से रिप्लेस, जब मैंने इसको डी को रिप्लेस कर दिया एस के साथ, तो अब इसका मतलब मेरे पास मल्टीपल सोल्यूशन मिल गए, क्योंकि अब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो चुके हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन में। अब मेरे पास बहुत सारे मेथड है, मैं इसमें क्रैमर रूल के थ्रू रूट फाइंड आउट कर सकता हूँ, मैं इसमें और बहुत सारे न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई कर सकता हूँ जो हमने सीखे में। एक हमने मेथड सीखा था, चॉस्की मेथड सीखा था, एक रंज कुछ मेथड सीखा था, तो ये मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और हमें रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ अभी हम इसको फिक्स रख रहे हैं लैपलास के लिए। तो अगर आपके पास इनिशियल कंडीशन 0 है और आपने इसको रिप्लेस कर दिया एस के साथ, तो फिर अब हम इस पर लैपलास अप्लाई करेंगे और सिस्टम के रूट फाइंड आउट करेंगे, यानी सिस्टम का रिस्पॉन्स देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब मैंने सिंपल क्या किया, इसको एस से रिप्लेस करा दिया, क्योंकि लैपलास में हम यूजुअली जो होता है हमारे पास जो टर्म्स होती है उनको एस से रिप्लेस करवाते हैं, मतलब एस यूज करते हैं हम, ठीक है। तो आपके पास जो स्मॉल एक्स है वो कैपिटल एक्स ऑफ एस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4s स्क्वायर एक्स ऑफ एस प्लस 6 एक्स ऑफ एस, ये सब आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। सिंपल हमने वही काम किया, इसको एक्स को रिप्लेस करा दिया एक्स ऑफ एस के साथ, ठीक है। ये आपका लैपलास का फंक्शन है बेसिकली, ठीक है। अब ये हमारे पास अब ट्रांसफर फंक्शन जो हम मालूम करते थे आउटपुट ऑन इनपुट, वो अब इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आउटपुट जो होता है ना, इसका जो, यानी ये सपोज कर लें जो न्यूमरेटर होता है आपका, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है एस डोमेन में जीरोस को। यानी अब एक डायमेंशन से जब हम दूसरी डायमेंशन में चले गए, यानी अब हम एल्जेब्रिक से लैपलास में जब चले गए, तो इसमें कुछ आपकी ना टर्मिनोलॉजीज हैं, आपको ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है, जो प्लॉटिंग में भी काम आएंगी। पहली टर्मिनोलॉजी है जीरो की, यानी अब जीरो का मतलब ये है कि आपके पास एक्स एक्सिस में जितनी वैल्यूज हैं आपके पास, रियल वैल्यूज जो है, रियल वैल्यूज, वो जीरोस कहलाती हैं। और पोल्स वो वैल्यूज होती हैं जो वाई एक्सिस में प्लॉट होती हैं, जे ओमेगा डी, ठीक है, माइनस जे ओमेगा डी, जे ओमेगा डी से लेकर माइनस जे ओमेगा डी से लेकर जे ओमेगा डी, सही। कॉम्प्लेक्स वैल्यूज होती है, पोल्स कहते हैं इनको, सही। तो ये आपकी, अच्छा ये समझ लें कि डिनोमिनेटर में जितनी आपके पास टर्म्स हैं वो सारी पोल्स हैं, वाई एक्सिस वाली वैल्यूज हैं, और न्यूमरेटर में जितनी वैल्यूज सारे जीरोस कहलाती हैं, सही। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। अब ये है कि सही है। अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये सॉल्यूशन जब हम कर रहे होंगे, एग्जांपल्स देख रहे होंगे, इसमें बहुत काम आएगा ये, सही। बस ये आप ध्यान में रखना है कि न्यूमरेटर आपका जीरोस कहलाता है और डिनोमिनेटर आपका पोल्स होता है। आप कोई डेफिनेशन देख लेते हैं लैपलास की। अगर आपको लेट्स सपोज कोई फंक्शन गिवन है टाइम डोमेन में और आप इसका एस डोमेन में इसका लैपलास देख रहे हैं, तो कुछ टेबल्स होते हैं, ये टेबल्स हमने वैसे भी देखे थे,
एसएनएस में भी देखे थे, डीएस में भी देखे थे और न्यूमेरिकल मेथड एनएम में भी देखे थे, तो आपको मोस्टली याद ही होंगे कि अगर एफ ऑफ टी आपका ई की पावर माइनस सिग्मा टी है, कोई वैल्यू सिग्मा की हो सकती है 4t वगैरह, तो आप इसको 1/s प्लस सिग्मा से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी उस कांस्टेंट के साथ रिप्लेस हो जाएगा सिग्मा, ठीक है। इसे एस ऑफ टी है 1 कहलाता है यू ऑफ टी। बस आप इन सब फॉर्मूले में ना ये फॉर्मूला याद रखिएगा, टी की पावर एन यू टी, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है जब टी आ रहा होगा आपके पास, तो क्या हो जाएगा ये एन बाय एस की पावर एन प्लस वन, यानी जो उसका ऑर्डर होगा ना वो एक ऐड हो जाएगा यानी लेप्लास में, और जब लेप्लास से इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो आपके पास टी की पावर एक कम हो जाएगी, यानी लेप्लास में एक बढ़ जाएगी और इनवर्स में एक कम हो जाएगा। बस इस तरह याद रख लें, जिस तरह भी आपको याद रख सकते हैं आप लोग रख लें इसको, ठीक है। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब आगे जल्दी से बढ़ते हैं ताकि वीडियो थोड़ी एक्सटेंड ना हो जाए, ऐसे में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है मेरी, तो मैं चाह रहा था जल्दी इसको क्विकली रिवाइज कराऊँ और जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल उनको देख लो ताकि चैप्टर 4 आपका माइंड अप हो जाए। अब इसके कुछ ग्राफ्स हैं, यानी आप में एक 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 जगह से दूसरी जगह, मतलब मैं मैपिंग इस तरह कर रहा हूँ कि टाइम डोमेन में अगर ग्राफ हम इस तरह देखते थे तो उसी का एक और डायमेंशन, यानी एक डायमेंशन चेंज हो गई लैप्लास, जब यानी जब आपके पास इक्वेशन लैप्लास में ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो आप समझ लें एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं। सही है, ये समझ लें, सर ने बताया था कि आप ब्लैक होल है तो ब्लैक होल की एक तरफ दुनिया है और इसके बाद की एक दुनिया है, वो अलग है बिल्कुल। तो एस डोमेन में इसकी मैपिंग बहुत डिफरेंटली होती है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं स्टेप रिस्पॉन्स वगैरह देख रहा हूँ अगर इनके, तो इनको मैं कहता हूँ पोल लोकेशंस। तो अगर आपके पास जीटा ग्रेटर देन 1 है, टाइम डोमेन में सर हम देखा था रूट्स आपके रियल हो, नेगेटिव हो, डिस्टिंक्ट हो, तो अब इसका रियल, नेगेटिव और डिस्टिंक्ट यानी रियल वैल्यूज होंगी, यानी वाई एक्सिस में कोई प्लॉट नहीं आएगा, क्योंकि वाई एक्सिस में यहाँ पर यूजुअली क्या है कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हैं। तो ये देखें नेगेटिव और रियल डिस्टिंक्ट, तो हम जीरो, यानी इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के लिए जो हमारे पास जो पोल लोकेशन है वो क्या है जीरोस पे, यानी एक्स एक्सेस पे, यानी माइनस सिग्मा से सिग्मा, और बिल्कुल वेरीफाई भी हो रहा है क्योंकि जब ग्रेटर देन 1 होता है आपका जीटा, तो आपके जो वैल्यूज होती हैं रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं, नेगेटिव है लेकिन नेगेटिव एक्सेस है, और डिस्टिंक्ट होते हैं। सिमिलरली जब आपके पास इक्वल टू 1 होगा जीटा, तो आपके पास दो सेम रूट्स आ रहे होंगे, रियल है लेकिन सेम है। जब आपके पास अंडर डैम केस होगा, अंडर डैम केस में क्या होता है आपके पास नेगेटिव लेकिन कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आ रही होती हैं, ठीक, सिग्मा प्लस माइनस जे ओमेगा डी प्लस माइनस जे ओमेगा डी, सही है, ये वो केस हो गया, यानी कोई ना कोई रियल वैल्यू भी है नेगेटिव की लेकिन कॉम्प्लेक्स वैल्यूज भी आ रही है प्लस माइनस करके, यानी आपके पास रियल तो एक वैल्यू है, देखिए मेरे माउस का कर्सर देखें, रियल तो एक वैल्यू आ रही है, माइनस, हम कहते थे माइनस सिग्मा प्लस माइनस जे ओमेगा डी, तो जे ओमेगा डी प्लस में ये माइनस में ये सेम, सही लिखा हुआ है। और अगर मैं इसका देखूं, इसका को कहते हैं सस्टेन ऑसिलेशन, अंडर डैम सस्टेन ऑसिलेशन, जब आपके पास रियल पार्ट जीरो हो जाता है तो आप सिर्फ कॉम्प्लेक्स पार्ट है तो सिर्फ पोल आएंगे, यानी यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या है, वाई एक्सेस में ऊपर है जे ओमेगा, नीचे माइनस जे ओमेगा, और एक्सेस में सिग्मा और माइनस सिग्मा। तो अब यहाँ पर चूंकि आपको पता है जीटा इक्वल टू जीरो है, तो इसके बाद सिर्फ आपके पास क्या होगा कॉम्प्लेक्स टर्म्स होंगी, यानी पोल्स होंगे, सिर्फ आपके पास जीरोस नहीं होंगे। तो प्लस जे ओमेगा एन कहते थे हम इसको, और ये माइनस जे ओमेगा एन, रूट्स हमारे इस तरह आते थे, सही है। और अगर आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम है जो कि कंटिन्यूसली शूट हो रहा है और डैम्प नहीं हो रहा, यानी -1 से इसकी रेंज है 0 तक जा रही है, ठीक है, ये इससे ने बताया था कि अगर आपने कोई ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया हुआ है जो कि कंटिन्यूसली राइज होता है, उसकी एनर्जी गेन हो रही है, तो ऐसे ही होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह में, या कोई बम जो होते हैं आपके पास, तो जब वो शूट होते हैं तो उनकी एनर्जी इस तरह एक्सपोनेंशियल राइज होती है, सही है। तो ये डैम्प वाला केस नहीं है, तो इसमें जो पोल्स होंगे वो आपके पॉजिटिव होंगे, यानी ये होगा इस तरह का होगा कि प्लस सिग्मा, और आपके पास यहाँ पर क्या होगी वैल्यूज प्लस माइनस जो ओमेगा डी, यानी सिर्फ आपके पास जो रियल पार्ट है वो चेंज हो जाएगा, पहले क्या था रियल पार्ट नेगेटिव था, अब ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि एक्सपोनेंशियल राइज हो रहा है। और इसी का अगर हम देखें जब वो लेस देन -1 है तो सिर्फ आपके पास जीरोस की वैल्यूज आ रही होंगी, आपके पास कॉम्प्लेक्स यानी पोल्स की वैल्यूज नहीं आ रही होंगी। ये ऐसे समझाने के लिए बताया था, इसका इतना काम नहीं है, ग्राफ समझाने के लिए बताया था। अच्छा कुछ आई एम सॉरी, अच्छा कुछ रियल टाइम डिफरेंशियल थ्योरम, मतलब रियल टाइम डिफरेंशिएशन थ्योरम हम देख लेते हैं, ये यूज होगा आपका, ये आप लोगों को मोस्टली याद हो। अच्छा ये एल बनाया मैंने, ये मेरी राइटिंग को थोड़ा सा अवॉइड करें ये मैंने एल बनाया, सर लैप्लास का वो है सिंबल है, ठीक है, तो ये एस से बनेगा वैसे तो। अब अगर डी एक्स ऑफ टी होगा तो डी आपका रिप्लेस हो जाएगा एस से, एस एक्स ऑफ एस माइनस इनिशियल कंडीशन, और मैंने बताया था इनिशियल कंडीशन आपकी हमेशा जीरो होगी हमारे कंट्रोलिंग केस में, हम सब, और सर ने ये बहुत शुरू में बताया था जब सर इंट्रोडक्शन क्लासेस ले रहे थे, तो इंट्रोडक्टरी क्लासेस में सर ये बताते थे कि हम जो सिस्टम एज्यूम करेंगे अपनी कंट्रोलिंग से पहले
वो हम रेस्ट में सपोज करेंगे कि आपका सिस्टम इनिशियली किस पे, रेस्ट पे है, तो ये आपका जीरो ही होगा वैसे। तो अब जिस तरह हम लिखते थे एस एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ जीरो, ठीक, अभी समझ में नहीं आएगा, अब दूसरी वाली एग्जांपल समझ आएगा। जब इसका एक ऑर्डर बढ़ा दूंगा और मैं इसका जब लैप्लास लूंगा तो कैसे लिखूंगा, एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस माइनस एक ऑर्डर इसका कम हुआ, ठीक है, और ये अच्छा ये एक्स ऑफ एस है, ये लैप्लास का फंक्शन है, और ये इनिशियल कंडीशन है, ये स्मॉल एक्स ऑफ जीरो है, ये जहन में रखिएगा, ये कैपिटल नहीं है, स्मॉल है, ये कैपिटल है। तो लैप्लास माइनस एक ऑर्डर इसका कम हो जाएगा, एक ऑर्डर इसका कम हो गया। अच्छा यहाँ पर एक ऑर्डर इसका कम हुआ और अब डी इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो डी अभी क्या है, शुरू में जीरो होगा, तो डी के बाद जीरो वन होता है, तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तो डी जीरो एक्स ऑफ जीरो माइनस एस का ऑर्डर और कम हो गया, तो वन माइनस वन जीरो, तो यहाँ पर आपके पास हम लिखते नहीं है, एस की पावर जीरो लिखते नहीं, वन लिखते हैं, तो वन आ गया यहाँ पर, और डी का ऑर्डर एक बढ़ जाएगा, यानी अब क्या होगा, एस का ऑर्डर कम हो रहा है, डी का ऑर्डर बढ़ रहा है, पहले डी का ऑर्डर क्या था, जीरो था, वन हो गया, और एक्स ऑफ जीरो। अभी भी समझ में नहीं आया होगा, एक और एग्जांपल देखते हैं, जनरल फॉर्म देख लेते हैं, डी एन एक्स ऑफ टी, सही है, एस की पावर एन एक्स ऑफ एस, सही है। अब एस का ऑर्डर एक कम हो रहा है, एन माइनस वन, एक्स ऑफ जीरो इनिशियल कंडीशन आ गई, माइनस एस का ऑर्डर और कम हुआ, ठीक है, सही है। अच्छा मैंने एक गड़बड़ कर दी, ये मैंने एक्स क्यों बना दिया, गलती हो गई, ये एस है, ये एस है, ये मैंने गलत बना दिया, इसको सही कर लेते हैं जल्दी से, मैंने शायद बोर्ड से कॉपी करते हुए गलत कर दिया, ये एस होगा, सही, ये नोट कर लेगा, सॉरी, ये एस के बाद एन माइनस टू हो गया, अब डी का एक ऑर्डर बढ़ गया, पहले जीरो था ऑर्डर, अब वन हो गया। अच्छा यहाँ पर ऑर्डर कुछ नहीं है डी का, क्योंकि ये लैप्लास है, लैप्लास में डी नहीं आता, मैंने बता दिया था कि लैप्लास में हम रिप्लेस करते थे डी को एस के साथ, तो यहाँ नहीं है, यहाँ से इंट्रोड्यूस होगा जब वो एक ऑर्डर कम हो रहा है लैप्लास का, यानी लैप्लास का जो फंक्शन, जब अब जाहिर सी बात है हम इनिशियल कंडीशन जब ऐड कर रहे हैं तो इसका एक ऑर्डर कम हुआ और डी जीरो आ गया, ये डी की पावर जीरो है शुरू में, ठीक है, शुरू में जीरो होती है, एक ऑर्डर फिर एस का कम हुआ, एक ऑर्डर आपका डी का बढ़ गया, तो एन माइनस टू हो गया, ये आपका डी हो गया, फिर एक ऑर्डर कम होगा, आगे वाली टर्म मुझे कॉल करवाएं, एस एन माइनस थ्री, यानी एस की पावर एन माइनस थ्री डी स्क्वायर एक्स ऑफ जीरो, इस तरह चलता रहेगा, और आपका डी का ऑर्डर कम होता चला जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका सिर्फ डी ही रहेगा, उसमें उसमें एस नहीं आएगा, इस तरह हमने यहाँ देखा था, यहाँ पर सिर्फ डी था, एस नहीं था, तो ये जनरल फॉर्म हो गई। एप्लीकेशन लैप्लास में सर ने वही बताया था कि सर ने एज्यूम किया था कि हम नेटवर्क मॉडल जो हम लेते हैं मैकेनिकल सिस्टम ने लिया था, सही, सेकंड ऑर्डर, तो इसमें दो ही नोट्स आ रही हैं आपके पास, तो हम सिंपल वही लिया, ये हमने मालूम कर लिया था, ठीक है भाई, सिंपल ये आपका रिस्पॉन्स है कि एक्स ऑफ ए इज इक्वल टू, ये आपके पास नोट बी के क्वेश्चन आपको अब इस पर जब मैं अप्लाई करूंगा रियल टाइम डिफरेंशिएशन थ्योरम, तो ये आपको अब आसानी हो जाएगी, एम डी स्क्वायर एम एस स्क्वायर एक्स बी ऑफ एस, ये कैपिटल एक्स है तभी मैंने बाद में करेक्ट किया इसको, एक्स बी ऑफ एस प्लस प्लस एक ऑर्डर इसका कम होगा, एस एक्स बी, और डी के पावर जीरो अभी एक्स ऑफ जीरो, ये इनिशियल कंडीशन है, ये कैपिटल है एक्स और ये स्मॉल एक्स भी है, माइनस एस का ऑर्डर कम होगा तो ये तो एस जीरो हो जाएगा, तो और लिखते नहीं, हम वन लिखते हैं, और ये क्या हो जाएगा आपके पास डी का ऑर्डर एक बढ़ जाएगा, पहले जीरो था डी का ऑर्डर, अरे मैं बता देता हूँ ना, पहले डी का ऑर्डर क्या था, मैं यहाँ बना रहा हूँ, जीरो था, थैंक गॉड सही बन गया, शुक्र अल्लाह का, तो ये था, और एक्स बी ऑफ जीरो, अब क्या हो गया, डी का ऑर्डर क्या हो गया, वन हो गया, ये देखिए अब क्या हो गया, वन हो गया, सही, ये वन बनाया, बस आप बर्दाश्त कर लें ये वन है, सही, डी वन एक्स ऑफ जीरो, अब आगे एक और टारगेट टर्म होती, यानी अगर एस क्यूब होता तो आगे बाद डी स्क्वायर भी आ रहा होता उसमें, ठीक है, डी स्क्वायर पे एंड हो रहा होता, प्लस बी, बी अब डी है रिप्लेस हो जाएगा एस एक्स ऑफ एस के साथ, एस एक्स ऑफ एक्स बी ऑफ एस, एक्स बी ऑफ एस माइनस, अब एक ऑर्डर इसका कम हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कम होने के बाद क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा सिंपल, नहीं डी नहीं आएगा, सही है बिल्कुल ठीक है, डी क्यों आएगा, क्योंकि डी अभी डी का ऑर्डर पहले जीरो होता है, ठीक है, तो हम डी को लिखते नहीं है, सही, तो डी का ऑर्डर जीरो, यानी यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगा, मैं बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाए, यहाँ पर क्या है, डी का ऑर्डर जीरो, सही है, और ये क्या हो जाएगा प्लस, अच्छा ये तो हो गया, आगे और कोई टर्म नहीं होगी, ठीक है, आगे अब खत्म हो चुकी है, अब तो जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ हमारे पास स्टार्ट जो होता है वो एस से हुआ था, ठीक है डायरेक्ट, तो और तो कोई एस है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है यहाँ खत्म हो चुका है, जहाँ एस खत्म हो जाएगा वहाँ आपका आखिरी टर्म होगी, लेकिन यहाँ एस खत्म हो गया तो ये आखिरी टर्म है, सही, अब हम नेक्स्ट में आ जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल एक्स ऑफ एस आ जाएगा, एक्स बी ऑफ एस, ठीक है, एस तो होगा नहीं यहाँ पे, तो कोई डिफरेंशियल ऑर्डर ऑर्डर यहाँ पे है ही नहीं, सही, इज इक्वल टू के एक्स ए ऑफ एस, सिंपल, इनिशियल कंडीशन मैंने आपको बता दिया जीरो है, बस आप यहाँ पुट कर देंगे इनिशियल कंडीशन,
और ये सारी आपके पास सम जीरो हो जाएंगी। तो आपके पास जब एट द एंड जब सॉल्व करेंगे तो एक्स बी ऑफ एस की वैल्यूज आ रही होंगी एम एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस के ये रहा, सही है। एक्स बी ऑफ एस इज इक्वल टू के एक्स ऑफ एस। अब अच्छा ये आपका इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। अभी मैं आगे एग्जांपल, वैसे मैं चाहता तो आगे एग्जांपल दिखा सकता था, मतलब ये आगे सर ने कंटिन्यू करवाई थी, लेकिन मैं आप लोगों को आसान से स्टार्ट लूंगा, ठीक है। हम करेंगे क्या, अब हमारे पास ये ट्रांसफर फंक्शन पूरा ट्रांसफॉर्म हो चुका है लैपलास में। अब हम क्या करेंगे, मुख्तलिफ लैपलास फंक्शंस पे इसको सॉल्व करेंगे, सही है, सॉल्व करेंगे, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। अब अभी तक हमने देखा कि हमें ट्रांसफर फंक्शन किस तरह बनाना है, ये बन चुका है हमारे पास, ठीक है। आउटपुट अपॉन इनपुट, ये आउटपुट है और ये इनपुट यहाँ पर, ये आउटपुट अपॉन इनपुट, ये पूरा लैपलास में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब हम इसके केसेस देखते हैं। केसेस इस तरह है कि अगर लेट सपोज आपका इनपुट एम बी के आपके तीन तरह के हो सकते हैं, यानी आपके इनपुट तीन टाइप्स के हो सकते हैं। या तो वो सिंपल पोल केस होगा, अच्छा अभी इससे कंफ्यूज नहीं होगा, सिर्फ इसको याद कर लें, मैं आगे एग्जांपल से समझाऊं, बहुत अच्छी तरह इंशाल्लाह समझ आएगा। एक सिंपल पोल केस है, एक कॉम्प्लेक्स पोल केस होगा, और एक आपके पास मल्टीपल पोल केस होगा। अभी आपको जहन में नहीं आ रहा होगा ये क्या चीजें बता रहा हूँ, लेकिन हम फिलहाल इसको नोट कर लें। तीन केसेस होंगे और तीनों हम देखने वाले हैं। तो आप एग्जाम्पल पे आए और चैप्टर कंप्लीट करते हैं। अच्छा, ये बोनस है, ये आप लोगों के बोनस है, मैंने भेज भी दिए, सही है, ये कर भी लिएगा। हो सकता है कल सर, वैसे सर ने बोला था डिस्कस करेंगे, तो हो सकता है बोनस वगैरह भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अब इसको थोड़ी स्टार्ट करते हैं, सही है। इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। मैं ये एग्जाम्पल कराऊंगा और आखिरी एग्जाम्पल करूंगा, दोनों एग्जाम्पल इतनी आसान है, आप लोग वैसे ही कर लेंगे, सही है। मैं दोनों करवाऊंगा, शुरू पहली वाली और सबसे डिफिकल्ट वाली, सबसे आसान वाली और सबसे डिफिकल्ट वाली, सही। ये अगर आपको समझ आ रही है तो रिया तो वैसे ही कर लेंगे, तो लेकिन ये टी स्क्वायर यू ऑफ टी है, इसका एक ऑर्डर कम ऊपर है, तो मुश्किल पढ़ा दूंगा, आसान वाला आप कर लेंगे। मेरा यही होता है कि मैं मुश्किल करवाता हूँ, आसान होमवर्क दे देता हूँ, ज़्यादा सही रहता है। एज अ मेरे टीचर मुझे सही लगता है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं मुश्किल वाला कंसिडर करूँ, आसान वाला आपको करने को दूँ। और ये अगर आपको समझ आ जाएगा तो ये भी आपका हो ही जाएगा, क्योंकि अगर आपने ये कर लिया तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो इससे आसान ये है, सही। तो अब स्टार्ट लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4.11 एक प्रॉब्लम है, और ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। पहला स्टेप बताएं क्या करेंगे। पहला स्टेप क्या करेंगे, इसको लैपलास में ट्रांसफॉर्म करेंगे। गिवन इनिशियल कंडीशंस क्या है हमारे पास, जीरो है। इनिशियल कंडीशंस हमारे पास जीरो होती है, सही है, कोई प्रॉब्लम। सारी इनिशियल कंडीशन जीरो है, यानी आपके पास इनपुट का जो इनपुट की इनिशियल कंडीशन वो भी जीरो है, और आउटपुट की जो इनिशियल कंडीशन है वो भी जीरो है। सोल्यूशन पे आते हैं। अभी अभी कोई पार्ट शुरू नहीं हुआ, अभी हम जनरलाइज, अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी मैंने कोई भी पार्ट शुरू नहीं किया। सबसे पहला काम ये होगा कि आपको इसके थ्रू ट्रांसफर फंक्शन बनाना होगा लैपलास की फॉर्म में, यानी अभी भी आउटपुट और इनपुट तो गिवन है, अभी चैप्टर 2 वाला काम हुआ है, लेकिन अभी वो वाला काम हुआ है जिसके थ्रू हम न्यूमेरिकल मेथड यूज कर सकते हैं, यानी क्लासिकल मेथड यूज कर सकते हैं। इस तरह हमने किया था कि सबसे पहले हम इसका रिस्पॉन्स मालूम करेंगे, स्टेडी स्टेट, फिर ट्रांजिएंट स्टेट। अभी हम वो काम नहीं कर रहे, अब हम लैपलास के थ्रू सॉल्व करेंगे, तो हमें इसको पहले लैपलास में ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो सबसे पहले काम मैंने किया, अभी कोई पार्ट शुरू नहीं किया, सिंपल मैंने क्या किया, सबसे पहले तो इसका लैपलास मालूम कर लिया। सिंपल मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करा दिया, थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, कोई इशू तो नहीं है। ये क्यूबिक फॉर्म में इक्वेशन आ गई, सिंपल मल्टीप्लाई किया इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये तो आपने आते हो, मतलब सही है ना, ठीक है। नाउ अप्लाइंग लैपलास इन इक्वेशन नंबर 1, अप्लाई कर रहा हूँ इस इक्वेशन पे। देखिए मैंने ऐसी कोशिश की राइटिंग इस तरह रखूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए, सही। मैं इंशाल्लाह जो जो इक्वेशन के रेफरेंस मैंने दिए उनको मैं पॉइंट आउट भी करूंगा और समझाऊंगा भी। तो अप्लाइंग लैपलास इन इक्वेशन में 1, यहाँ अप्लाई लैपलास अप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन में 1 पे, ठीक है, कुछ तो नहीं है। अब क्या करने लगा हूँ, यहाँ देखें आप, अप्लाई किया तो पहले क्यूबिक वाली सॉल्व होगी, ऑब्वियस सी बात है, एक्स ऑफ टी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब एक्स ऑफ एस, एक्स क्यूब एक्स ऑफ एस, एक ऑर्डर कम होगा, एक ऑर्डर कम होगा, माइनस एस स्क्वायर इनिशियल कंडीशन। अभी डी क्या है, डी क्या जीरो है। मैं बस आखिरी में बना देता हूँ, आपके आप लोगों को याद हो जाए, मैं इसके बाद फिर नहीं बनाऊंगा तो टाइम ले लेगा थोड़ा सा। मैं डी की क्या है यहाँ पर, पावर क्या है, जीरो है, सही है, सही है। फिर अब एस एक कम हो जाएगा, डी बढ़ जाएगा, तो अब डी की पावर क्या होगी, 1 होगी, माइनस एस डी, और ये इनिशियल कंडीशन है, याद रखें ये एक्स ऑफ एस है, ये लैपलास का आउटपुट है, और ये इसकी इनिशियल कंडीशंस हैं, कि लैपलास का आउटपुट है और ये इसकी इनिशियल कंडीशंस हैं, जहन में रखिएगा, नोट कर लें इसको। एस डी एक्स ऑफ जीरो माइनस, अब जैसे बताए डी का ऑर्डर एक बढ़ जाएगा, एस खत्म हो जाएगा, जहां एस खत्म हो गया ना, जहां एस जीरो हो गया, बस उससे आगे टर्म्स नहीं जाएंगी, यानी ऐसा नहीं है डी क्यूब पे हो रहा हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो, और फायदा भी नहीं है, फायदा भी नहीं करने, क्योंकि एस ही खत्म हो गया, तो फिर आपके पास आगे जितने भी आप एक्सटेंड करते हैं वो सारी जीरो ही होंगे,
तो हम यहाँ पे एंड कर देंगे डी स्क्वायर एक्स ऑफ जीरो, ठीक है, प्लस अब दूसरी क्या है आपके पास 4d सॉरी 6d स्क्वायर, 6 कॉमन लिया, अब यहाँ अप्लाई कर दिया, आपको कर लेंगे एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस माइनस एक एस एक्स ऑफ जीरो, डी के पावर जीरो है, माइनस एस कम हो जाएगा और डी वन एक्स ऑफ जीरो प्लस 10 डी एक ही आ रहा है, एस एक्स ऑफ एस आ जाएगा और माइनस इनिशियल कंडीशन आ जाएगी आपकी एक्स ऑफ जीरो, सही है, प्लस 8 एक्स ऑफ एस, 8 एक्स ऑफ एस आ गया, सही है, बस ये आप अप्लाई कर दें और इनपुट पे भी वही आ जाएगा, इनपुट पे बताएं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस 2 एफ ऑफ एस, ये लिखा होगा, सही, सिंपल, ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो बेस्ट पूछ लीजिएगा। अब अप्लाई करें नाउ पुटिंग इनिशियल कंडीशंस इन इक्वेशन नंबर 2, अब इनिशियल कंडीशन को हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, सिंपल इनिशियल कंडीशन को क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, तो इनिशियल कंडीशन क्या है, जीरो है, तो बस जीरो पुट करने के बाद ये एक्स ऑफ एस की कुछ कॉमन टर्म्स आ जाएंगी, मैंने कॉमन ले ली, सिंपल पुट किया, जीरो जीरो पुट कर दिया इनमें, तो ये टर्म आ रही होगी, ये टर्म आ रही होगी और ये टर्म आ रही होगी और इसमें ये वाली टर्म आ रही होगी, ये जीरो हो जाएगी और ये भी टर्म आ रही होगी आपके पास, तो एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एस प्लस टू, तो राइट हैंड साइड पे तो मुझे पता चल गया एस प्लस टू आ रहा होगा एफ ऑफ एस, और ये एस क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10s प्लस 8 हो गया, एक्स ऑफ एस मालूम कर लूंगा, ये मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन आ गया आउटपुट ऑफ इनपुट का, किस फॉर्म में, लैप्लास में आ गया, कोई कंफ्यूजन कोई मसला, चलें अब पार्ट ए स्टार्ट करते हैं, पार्ट ए कह रहा है कि भाई एफ ऑफ टी तुम्हारा एस ऑफ टी के बराबर है, मुझे ये कह रहा है कि अरसलान एफ ऑफ टी एस ऑफ टी के बराबर है, यानी जो तुम इनपुट दे रहे हो वो लैप्लास में भी वही उसी के बराबर है, यानी 1 के बराबर है, अब या तो हो सकता है टेबल हम देख लें, तो टेबल में अगर हम देखें तो एफ ऑफ टी के कॉरस्पॉन्डिंग लैप्लास क्या है, 1 है, अगर मैं इसका टेबल दिखाऊं, टेबल रेफर करें, तो ये क्या है, एस ऑफ टी किसके बराबर है, एफ ऑफ एस में 1 के बराबर है, ठीक है, सिंपल, यानी जो इनपुट मैं इसका दे रहा हूँ टाइम डोमेन में वही आपके पास कहाँ आ रहा है, लैप्लास में, यानी 1 है, सही, तो 1 यूज कर लूंगा, यानी एफ ऑफ एस किसके बराबर है मेरे पास, यानी एस ऑफ टी पे, एफ ऑफ टी पे, सॉरी एस बोल दिया मैंने, एफ ऑफ टी पे, एफ ऑफ टी के, एफ ऑफ टी किसके बराबर है, एस ऑफ टी के, और एस ऑफ टी पे, यानी एस ऑफ टी पे लैप्लास क्या है मेरे पास, लैप्लास का फंक्शन क्या है, 1, यानी एस ऑफ टी पे लैप्लास का फंक्शन क्या है, 1, सही है, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एस 1 आ जाएगा, सही है, ये याद कर लिएगा ज़्यादा बेहतर है, सही हो गया, एफ ऑफ एस क्या आ गया, 1 आ गया, एफ ऑफ एस आपने पुट कर दिया, 1 पुट, देखिए मैंने 1 पुट करके भी दिखा दिया आपको, एफ ऑफ एस कहाँ पुट कर देंगे आप, कहाँ पुट करेंगे, सवाल पूछ सकते हैं असलान, कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, पुट कर दिया, सही है, सिंपल, अब सिंगल पोल जैसे बता दें, 3 तरीके हमें इनपुट के टाइम होंगे, सिंगल पोल होगा या तो मल्टीपल पोल होगा या कॉम्प्लेक्स पोल होगा, अब यहाँ पर देखें ये है सिंगल पोल, सिंगल पोल वो पोल होता है जिसमें आपके पास ना सिंपल जो पावर होती है ना, सही है, एक तो पहली बात तो यह तो आपको याद हो जाना चाहिए कि न्यूमरेटर आपका 0 होता है और नीचे वाले पोल होते हैं, तो बात तो पोल्स की हो रही है, तो डिनोमिनेटर में हम देख रहे हैं, तो इसका अगर आप ऑर्डर देखें, अभी मल्टीप्लाई छोड़ दें, इसका ऑर्डर देखें आप, क्या है, 1 है, तो ये कहलाता है सिंगल पोल केस, क्या कहलाता है ये, सिंगल पोल केस, लेट्स सपोज मैं अभी से मल्टीपल पोल केस ही बता देता हूँ, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता, पूरे का होल पे करता स्क्वायर, ये मैंने 2 बनाने की बहुत नाकाम कोशिश कर दी है, हो गया, स्क्वायर कर देता, तो ये केस हो जाता मल्टीपल पोल, सिंपल समझ आ रहा होगा, सिंगल पोल मल्टीपल पोल, सही है, तो इस तरह का है, ये पहला केस हमारे पास क्या है, सिंगल पोल, और ये क्या है, ये केस क्या है, ये मैं अभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, ये मैं आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकता, ये मैं बता देता हूँ, ये किसी काम का नहीं, ये अभी हम यूज ही नहीं कर रहे, सही है, ये मैं अभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा और एक्सटेंड किया, मैंने इसको कैलकुलेटर में डाला और पुट करके दिखाया, तो पता चला कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आ रही हैं, तो ये तो देख के पता चल रहा है कौन सा केस है, कॉम्प्लेक्स पोल का केस है, यानी इस एग्जांपल में 2 केसेस आ रहे हैं, एक तो सिंपल पोल केस आ रहा है और एक कॉम्प्लेक्स पोल केस आ रहा है, मल्टीपल पोल केस नहीं आ रहा है, बस अब मैंने पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया, अच्छा मैंने पार्शियल फ्रैक्शन पूरा इंटर वाली नॉलेज के साथ अप्लाई करके भी दिखा दिया, ताकि आप लोगों को ये भी कंफ्यूजन ना हो, सर ने क्लास में किस तरह लेप्लास का वो लिया था, पार्शियल यानी किस तरह पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया था, मैंने अप्लाई करके भी दिखा दिया, बेसिक करके दिखाया है बहुत, ठीक है, तो ये सब आपके A1 A2 A3 से रिप्लेस हो जाते हैं, A1 अच्छा इसको A21 A22 क्यों कहा, क्योंकि ये एक ही क्या कहते हैं इक्वेशन की 2 टर्म्स आ रही हैं, तो एक ही है और 2 टर्म्स हैं, A21 और A22, आप चाहें तो चेंज भी कर लें, इट डजंट मैटर, आप इसको A B AC कुछ भी का नाम दे दें आप, बस ये इंटेंट ही होना चाहिए कि अननोन मालूम करना है,
सही, कुछ इशू तो नहीं है। बस अब मैंने सब पहले तो एलसीएम ले लिया और मैंने सबके जो टर्म्स थी यहाँ पर मैं सब एलसीएम जो लेते हैं वैसे एलसीएम ले लिया। ठीक है, ये एस प्लस फोर था, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा एस प्लस वन माइनस जे और एस प्लस वन प्लस जे, सिंपल एलसीएम ले लिया। अब मैं अगर मुझे ए वन मालूम करना है, जाहिर सी बात है मैं अब यहाँ से इनपुट देखूंगा, तो एस प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, एस इज इक्वल टू माइनस फोर। तो ए वन के लिए मुझे क्या पुट करना होगा, एस इज इक्वल टू माइनस फोर। अगर मैं एस इज इक्वल टू माइनस फोर यहाँ पुट करता हूँ, ये वाली पूरी टर्म जीरो हो जाएगी और ये भी जीरो हो जाएगी, तो ये तो बचेंगी नहीं मेरे पास। और अगर इनमें अगर देखूं, मैं समझा रहा हूँ आपको, अगर इनमें देखूं तो ये तो मेरे पास जीरो हो गई, ये तो मेरे पास जीरो हो गई और ये भी मेरे पास जीरो हो गई। तो ये और अगर मैं यहाँ पर इसको कट करने के बाद ये देखूं तो ये भी कैंसिल आउट हो रही है इसके साथ और ये भी कैंसिल आउट हो रही है इसके साथ। तो बचा क्या मेरे पास एक ये वाली टर्म बची और एक ये वाली टर्म बची, तो मैंने वही लिख दी नीचे। एक मिनट, क्या हो गया, चलें आगे बढ़ते हैं। सही, तो ये हो गया, ये टर्म आ रही है मेरे पास सिंपल। एक्स ऑफ एस, एक्स ऑफ एस की वैल्यू क्या है मेरे पास, एक्स ऑफ एस मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ, क्या है मेरे पास, ये रहा। ये सिंपल यहाँ पुट कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे पुट कर दिया मैंने, ये पुट कर दिया मैंने। सही है, अब मैं इवन यहाँ से आराम से निकाल सकता हूँ सिंपल। तो इवन से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, कहीं ना कहीं से ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। बस आप अच्छा पहले मैंने पुट नहीं किया जीरो माइनस फोर, क्यों पुट नहीं किया, पहले पुट कर देता ना तो ये तो इनफाइनाइट हो जाती टर्म। तो मैंने पहले एक्स ऑफ एस पुट किया, ये कैंसिल आउट हो रहा था कहीं ना कहीं, हाँ हो रहा था एक्स ऑफ एस से, फिर मैंने पुट किया ताकि मेरे पास कोई भी इनफाइनाइट वाली टर्म ना आए। अब देखें आप पुट कर दें, आपके पास आई वन आ जाएगा, सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया। फिर भी कंफ्यूजन हो देख लीजिएगा, कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा। सही है, अब ए टू वन मालूम करना है, ए टू वन के लिए क्या करूंगा, माइनस वन प्लस जे, माइनस वन प्लस जे मैंने देखा, मैंने माइनस वन प्लस जे। ठीक है, तो क्या एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस प्लस वन माइनस जे इज इक्वल टू जीरो, एस इज इक्वल टू माइनस वन प्लस जे, माइनस वन प्लस जे। तब मैंने क्या किया, सिंपल सारी पहले तो मैंने क्या किया कि जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल आउट करवा दिया। तो अब अगर यहाँ देखें तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, अगर मैं एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस जे पुट करूँ तो ये जीरो हो जाएगा, और आपका हल्ला वाला करें ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि एस ये देखें मेरा पाँव से कर से देखें, प्लस वन माइनस जे पुट करूँगा ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये वाली टर्म बच रही होगी। और इसमें भी ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सही है, ये अच्छा ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए टू वन अपॉन एस प्लस वन माइनस जे इज इक्वल टू एक्स ऑफ एस बचा रहा होगा। देखिए ये बच रही होगी टर्म मेरे पास, सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन, सिंपल। सही है, एक्स ऑफ एस आपने पुट कर दिया यहाँ पर, ये पुट कर दिया, आंसर आ गया, ये और कैंसिल आउट हो गया। फिर आपने वैल्यू, अच्छा कैंसिल आउट करने के बाद वैल्यू पुट करनी है, पहले कैंसिल आउट करवाया ताकि वरना अभी पुट कर देंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। ये रिप्लेस करता है सिग्मा को और ये रिप्रेजेंट करता है ओमेगा डी को। ये ध्यान में रखिएगा, मैं बाद में बताऊंगा कैसे पता चलेगा, कैसे क्यों मैं कह रहा हूँ। बस ये ध्यान में रखें कि एस इज इक्वल टू माइनस वन प्लस जी जो हमने मालूम किया ना, इसमें जो माइनस वन है वो सिग्मा है और कॉम्प्लेक्स वाली टर्म जो है वो ओमेगा डी है। सही, समझ आ गया। अब यहाँ पर क्या पुट किया है मैंने, यहाँ पर ए टू वन मैंने फाइंड आउट कर लिया, वैल्यूज पुट कर दी, ये आंसर आ गया। अब मैं चाहूँ तो ए टू टू भी कह सकता हूँ, क्योंकि उसी का मिरर इमेज बन रही है, एक पॉजिटिव एक्स एक नेगेटिव एक्स, एंगल का डिफरेंस आ रहा होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा ए टू टू के केस में। लेकिन मैंने कहा चलो ए टू टू मालूम भी कर लेते हैं, चेक भी कर लेंगे, तो वही होगा ए टू टू मालूम करूंगा, वही काम करूंगा पार्शियल फ्रैक्शन में जिस तरह करते हैं, कैंसिल आउट जाएंगे बाकी टर्म्स, रेस्ट ऑफ टर्म्स विल बी कैंसिल आउट, सो यू विल बी लेफ्ट विद ओनली ए टू टू। सही है, then now you can calculate a to 2 simply by cutting out the similar terms, जिसकी वजह से सिमिलर टर्म्स मैंने वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि अगर मैं अभी पुट कर देता कैंसिल आउट करने से पहले, ठीक है, यानी अगर मैं इसको अभी पुट कर दूं यहाँ पर माइनस वन माइनस जे, तो ये अभी इनफाइनाइट हो जाएगा। नहीं, पहले एक्स ऑफ एस पुट करूंगा ताकि ये सिमिलर टर्म में कैंसिल आउट हो जाए, उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये पुट करूंगा और फिर मेरे ए टू टू भी आ जाएगा। और देखिए वही एंगल का डिफरेंस आया, बाकी ए टू वन के आंसर के बराबर ही है, लेकिन सिर्फ एंगल का डिफरेंस है। यानी नेक्स्ट टाइम में क्या करूंगा, ए की ए टू वन मालूम करूंगा और ए टू टू के लिए सिर्फ एंगल चेंज कर दूंगा, मेहनत से बचूंगा। बस फिर मेरा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, सिंपल, ये वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। नाउ टेकिंग इनवर्स ऑफ लैप्लास, अच्छा मैंने इनवर्स ले लिया, आप चाहे तो लैप्लास भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको ए वन वन भी पता चल गया, ए टू टू भी पता चल गया और ए वन भी पता चल गया, सारी चीज़ें पता चल गई। कहाँ पुट करेंगे लैप्लास मालूम करने के लिए, यहाँ पुट कर दें आप, मैंने पुट करके नहीं दिखाया तो क्या लिखा होता है इनवर्स लैप्लास मालूम करना है, तो मैंने इनवर्स लैप्लास मालूम कर लिया, सिंपल। यानी अच्छा ये पूछ सकते हैं मुझे सवाल कि भाई तुमने इसको लैप्लास फाइंड आउट क्यों नहीं किया। असल में लैप्लास फाइंड आउट करना हमारा मकसद नहीं है,
हमारा मकसद है कि इस इक्वेशन के जो अननोन पैरामीटर जो मेन इक्वेशन में गिवन है वो फाइंड आउट हो जाए, यानी इक्वेशन का रिस्पॉन्स मालूम हो जाए। हमें लैपलास से थोड़ी कुछ काम करना है, हमें तो सिस्टम का रिस्पॉन्स मालूम करना है। तो सिस्टम का रिस्पॉन्स हमें लैपलास के थ्रू, लैपलास तो एक मीडियम है जिसके थ्रू हमें मिलेगा, एक मेथड है। हम अब मैंने यहाँ पर देखा a1 a21 a22 पुट कर सकता हूँ, मुझे लैपलास का रिस्पॉन्स मिल जाएगा। लेकिन मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे इक्वेशन आउटपुट इक्वेशन मालूम करनी है उस ट्रांसफर फंक्शन की जिसमें स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स भी आ रहा होगा, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स भी आ रहा होगा। ऐ देखते हैं, सही है। तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट इन्वर्स ही मालूम कर लिया, सिंपल। तो अब ये आपका रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, e माइनस सिग्मा टी। क्यों, क्योंकि ये आपके पास किसके बराबर है, मैं बता देता हूँ। एस प्लस फोर किसके बराबर है, 1/s+4, ऊपर आके देख लेगा, ये बराबर है ई के बराबर -4t माइनस सिग्मा टी, दिखाया था मैंने ई के बराबर माइनस सिग्मा टी, सिग्मा क्या है 4, तो ई के बराबर -4t। ये क्या हो जाएगा, ये कौन सा केस बन रहा है, सिग्मा जीटा लेस देन 1 वाला, यानी अंडर डैम केस बन रहा है। क्यों बोल रहा हूँ अंडर डैम, हो सकता है सस्टेन ऑसिलेशन वाला, नहीं, क्योंकि इसमें रियल पार्ट भी आ रहा है। तो ये कौन सा केस है, अंडर डैम वाला केस है, जिसमें जो मैंने ग्राफ दिखा था, जो शूट होने के बाद डैम्प आउट हो रहा था, क्योंकि सस्टेन ऑसिलेशन में वो डैम्प आउट नहीं होता। तो ये कौन सा केस है, जीटा लेस देन 1 वाला। और मैंने इसकी इक्वेशन ड्राइव करवाई थी, क्या होती है, 2a e की पावर माइनस सिग्मा टी साइन ओमेगा डी टी प्लस साई प्लस 90 डिग्री। सिंपल ये पुट कर दूंगा मैं, ये इक्वेशन याद कर लेना ज़्यादा बेहतर है। मैंने वैसे ड्राइव करके दिखाया भी था, तो कोई कन्फ्यूजन हो पूछ भी लेगा, सिंपल यूज़ किया मैंने, सही है। a1 पुट कर दिया, अच्छा a आप कोई भी पुट कर दें, दोनों सेम आए तो मैंने 0.223 पुट कर दिया, और सेम ही है तो वही पुट करूंगा, सही है। साइन, अब पूछ सकते हैं ये माइनस सी कैसा है, ये सिग्मा 1 कैसे पता चला, सिग्मा 1 हमें यहाँ से पता चला, ये रहा जो एस है ना, तो एस में जो रियल पार्ट है वो सिग्मा है, क्या है, -1। अच्छा ये -1 है, हम देख रहे होते हैं इसको, हम देख रहे होते हैं इसको, ऐसी टर्म को देख रहे होते हैं। अरे मैं बताता हूँ दोबारा, ऊपर चलते हैं दोबारा, ये देखो। अब आप पूछ सकते हैं कि सिग्मा, यहाँ तो सिग्मा पता चल गया -4 है, सिंपल। यहाँ सिग्मा कैसे पता चला कि 1 है, ये देखिए ये चीज देखते हैं, रियल पार्ट क्या है 1, और ओमेगा डी क्या है माइनस, ओमेगा डी क्या है 1, ये भी 1 है। तो इसमें माइनस से कंसीडर नहीं करते, हम साइन कंसीडर नहीं करते, हम इक्वेशन को फॉलो करते हैं। तो 1 आ गया, और फॉर्मूले में क्या है माइनस सिग्मा टी, तो -1t आ जाएगा, और 1 लिखते नहीं, 2 लिखते हैं, खाली खाली t लिख देते हैं ना, 1 तो लिखते नहीं है, ठीक है। तो दोनों केस में वही होगा। आप चाहें, अच्छा आप चाहें तो दो इसकी इक्वेशन बना सकते हैं, जिसमें एक आप, जो कि जे तो आपका चेंज हो रहा है ना, तो एक में आप यूज कर लें, अच्छा हाँ हाँ सॉरी, नहीं यूज कर सकते क्योंकि यहाँ पर साइन कंसीडर नहीं करते। हम देखते हैं कि जे के साथ कोफिशिएंट क्या है, क्या है, जे के साथ कोफिशिएंट क्या है, 1 है, जे के साथ कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो हम 1 ही लिखेंगे खाली। और सिग्मा के साथ इस वैल्यू के साथ कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो हम क्या होगा, हमें पास सिग्मा क्या होगा 1 होगा, यहाँ सिग्मा क्या है 4, बस ये, बाकी फॉर्मूला फॉलो करते हैं हम, सही है, सही है, अप्लाई कर दिया हमने। 2, यहाँ पर टी ये आ गया, टी कैसे आया, ओमेगा डी मैंने बता दिया t1, क्योंकि जे लिखा होता, जे के साथ कोई 2j वगैरह लिखा होता तो यहाँ पर 2 आ जाता, लेकिन यहाँ पर 2t आ जाता है, यहाँ पर क्या है जे लिखा होता तो 1j है इसका मतलब, तो 1 आ गया, यानी 1t यानी ओमेगा डी की वैल्यू क्या है 1 माइनस। अब ये मैं, आप चाहें तो पॉजिटिव एंगल यूज कर लें या तो नेगेटिव एंगल यूज कर लें, दोनों में से कोई भी एंगल यूज करते हैं, या प्लस माइनस करके भी लिख सकते हैं, मर्जी है जनरल फॉर्म, लेकिन मैंने एक ही एंगल यूज कर लिया क्योंकि सर ने अपनी पीडीएफ में ये एंगल यूज करवाया था -63.4 वाला, ठीक है। तो आप ये पुट कर दो, आप चाहें तो इसको ऐड भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों रिस्पॉन्स वैलिड है क्योंकि दोनों ही वैल्यूज आ रही हैं आपके पोल्स की ना, पॉजिटिव एक्सिस भी आ रही है, नेगेटिव एक्सिस भी आ रही है, तो ये रिस्पॉन्स आ गया आपके पास। अब मैं क्यों कह रहा था कि इसमें दोनों रिस्पॉन्स है, इसमें देखिए स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स भी आपके पास और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स भी आ रहा होगा, तो ये फिलहाल अभी ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये कंबाइंड रिस्पॉन्स होता है, यानी इसमें स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स भी होता है और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स भी होता है, आपको अलग से स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स मालूम करने की जरूरत नहीं है। तो ये आउटपुट आ गया आपके पास, ये वही आउटपुट है जिस तरह हमने चैप्टर 3 मालूम किया था, लेकिन चैप्टर 3 में हमने क्लासिकल मेथड यूज किया था, लेकिन अब ये किसके थ्रू आया, लैपलास के थ्रू आया। अब जल्दी से एक आखिरी एग्जांपल देखते हैं, 6 मिनट में वाइंड अप करते हैं 40 मिनट लेक्चर। ये आप सब आप कर लेगा, ये बहुत आसान है, आराम से आप कर लेंगे। मैं डायरेक्ट आता हूँ एग्जाम्पल नंबर पार्ट डी पे आता हूँ। पार्ट डी पे, पार्ट डी पे इनपुट क्या है, एफ ऑफ टी है, एफ ऑफ टी के, अब एफ ऑफ टी क्या है, टी स्क्वायर यू ऑफ टी। मुझे कौन चीता बताएगा कि एफ ऑफ एस क्या होगा इसका, और ऊपर टेबल को देखे बगैर, मैंने फॉर्मूला बताया था, एक फॉर्मूला ध्यान में रखें,
कि अगर आपके पास t की पावर n u ऑफ t है, सॉरी माजरत, ये राइटिंग बहुत बुरी बन रही, यू ऑफ टी लिखा हुआ है, सही है। तो ये किसके बराबर होता है लैप्लास में? कौन बताएगा? मैं ही बता रहा हूँ, मैं बता देता हूँ। एस की पावर n प्लस वन, n, मैं समय माउस पैड पे क्लिक कर रहा हूँ ना, अगर माउस होता ना थोड़ा आसानी से हो जाता, माउस में बस अभी है अवेलेबल नहीं है, तो ये m नहीं बनाया, ये n है, n प्लस वन। तो यहाँ पर क्या है, n क्या है, 2 है, तो आउट एफ ऑफ एस क्या हो जाएगा, 2 अपॉन एस, एक पावर बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा 3, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एस आ गया। ये है, इस तरह मालूम करना होता है, सही है। आगे बढ़ जाते हैं, अरे सॉरी, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया, सही। बस आपको ये फॉर्मूला जनरल याद रखने हो जाएगा आराम से। अच्छा, सही है। आई थिंक कि चार्जिंग बहुत कम हो रही है इसका, मैं एक काम करता हूँ, चार्ज पे लगा देता हूँ इसको। अच्छा, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अब ये तो आप समझ आ गया होगा। अच्छा, ये s प्लस टू, एस प्लस फोर, एस स्क्वायर, ये वही फंक्शन है जो हमने एक दफ़ा जब ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लिया, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। क्या चेंज हो रहा होगा इसमें, इसमें क्या चेंज हो रहा होगा, मैं अब मैं थोड़ा कुछ करूँ, थोड़ा लिखता भी रहूँ, आगे समझ भी आए आपको। अब ये चेंज हो रहा होगा आपके पास, सही है, ये चेंज हो रहा होगा आपके पास। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब ये देखें, ये आ गया आपके पास, ये आ गया एस, ये हमने क्या पुट कर दिया, 2/s3 पुट कर दिया, सही है। एक्स ऑफ एस, अच्छा 2 यहाँ से मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा आके, सही है, ये आके मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या हो जाएगा, एस क्यूब, एस प्लस फोर, एस स्क्वायर प्लस टू, एस प्लस टू। कौन बताएगा इसमें कितने पोल्स आ रहे हैं? इसमें एक तो आ रहा है आपके मल्टीपल पोल, मल्टीपल पोल क्यों आ रहा है, क्योंकि एस की पावर क्या है, 3 है, एस की पावर क्या है, 3 है, तो ये कौन सा केस हो गया, मल्टीपल पोल। इसे पोल लिखा नहीं जा रहा, मैं बोल रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ये मल्टीपल पोल वाला केस हो गया। ये कौन सा केस है, ये आपका, ये सिर्फ देखिए, ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, वो टर्म्स बताते हैं ये पोल्स कौन सा है आपके पास, ठीक है, मैं बताता हूँ। ये आपके पास है मल्टीपल पोल, क्योंकि इसमें एस की पावर क्यूब है, अगर स्क्वायर भी होती तब भी मल्टीपल पोल होता। ये कंबाइनली क्या है, ये कंबाइनली, मेरा माउस कर से देखें, ये कंबाइनली है सिंगल पोल, और ये कंबाइनली क्या था, जब इसको हम सॉल्व करेंगे कौन सा केस आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स पोल, सही। बस फिर आप इसका, ये क्या हो गया, बस फिर आप इसकी इक्वेशन बना लें, जो क्या बनाते हैं हम, सॉरी, पार्शियल फ्रैक्शन बना ले। अब पार्शियल फ्रैक्शन बनता किस तरह इसका, अब ये मल्टीपल पोल केस है, मल्टीपल पोल केस थोड़ा सा बिट कॉम्प्लेक्स है, बिट कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है इसको सॉल्व करने का, यानी इसके कोफिशिएंट मालूम करने का एक फॉर्मूला है, थोड़ा सा मुश्किल है, मैंने तभी मुश्किल के साथ स्टार्ट लिया है। ये a2 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a2 बाई एस प्लस फोर। अब ये टूटते हैं, या पार्शियल फ्रैक्शन फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा भी होगा, जब इस तरह का क्यूब वाला केस आता है, ये मजीद इसमें टूटते हैं, इसके कोफिशिएंट ना ए बी सी में टूटते हैं। यहाँ पर ए बी सी नहीं है, A13, A12, A11, क्यों, A3 क्या बता रहा है, A1 तो रैंडम है, रैंडम आपका कोई भी नंबर हो सकता है, हम इसको पहली टर्म दे रहे हैं तो उसको 1 दे कह रहे हैं, सही। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दूसरा इसके साथ नंबर लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट, ये बता रहा होता है कि मैक्सिमम ऑर्डर क्या है इसका ऑर्डर 3। अब आगे बढ़ते हैं, A1 क्या बता रहा है कि अभी आपके पास वही पोल चल रहा है, A1 ये बता रहा है कि आपके पास पोल अभी वही है, अभी हम इस पे नहीं आए, मेरा मॉडिफाई कर सकते हैं, अभी हम इस पे नहीं आए, तो ये हो जाएगा, A1 ही चल रहा है, और 3 क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 3 है, फिर प्लस A1 अभी वही चल रहा है और इसका ऑर्डर क्या है 2, आज से डिग्री हो रहा है, और ये क्या हो जाएगा प्लस A11, अब प्लस A2 क्योंकि A2 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको कुछ भी नाम देते हैं हम, A भी कहते हैं, कुछ भी, अब A प्लस A3, 3 क्या है, मतलब आप इस थर्ड वाले पोल की बात करें जो कि कॉम्प्लेक्स पोल है, और पहला इसका ट्रम है, सही, ये ट्रम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अभी ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा असल में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो मल्टीपल पोल वाला केस है ना, इसका तो कॉन्सेप्ट ही अलग है निकालने का, इसको इसके कोफिशिएंट निकालने का कॉन्सेप्ट ही अलग है। ये वही चीजें जो अभी हमने देखी हैं, सही है, ये तो आसान है, सही है। तो अब हम आते हैं कि आपको ये मल्टीपल पोल मालूम किस तरह करना है। देखिए ये आपको फाइंड आउट करना आ चुका है, और ये भी आपको फाइंड आउट करना आ चुका है, इसका मसला इतना नहीं है, सही। आप चाहे आप डायरेक्ट क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर लेंगे, लेकिन इसका आसान तरीका भी बताऊंगा, पार्शियल फ्रैक्शन मतलब पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने का भी आसान तरीका बताऊंगा, सिंपल, वो भी बताऊंगा ताकि वो भी कवर हो जाए। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं ये मल्टीपल पोल कैसे मालूम करेंगे। तो A13 मालूम कर सकते, पहले तो A13 मालूम करना है, ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, हमने एनएम में भी देखा था। क्यू क्या होता है, क्यू कौन बताएगा, क्यू क्या होता है, क्यू होता है क्वोशंट,
क्वेश्चन हम रेफरेंस के तौर पे एक ही का सपोज करते हैं, क्वेश्चन आपका क्या होगा 1 हमेशा, रेफरेंस के तौर पे 1 ही लेंगे हमेशा, ठीक है। आर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर, क्या है हाईएस्ट ऑर्डर इस A13 के केस में, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 3। के क्या होता है, के गेन कहलाता है, गेन यानी आइट्रेशन समझ लें, आइट्रेशन है आपके पास, तो पहली आइट्रेशन क्या होगी 0, तो के हो जाएगा 0, और 1/k फैक्टोरियल डी के, ये डिफरेंशियल का ऑर्डर हो गया, डी के बाय डी एस, एस प्लस पोल, पोल बता रहा होगा कि इसके साथ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है, कौन अभी से जज करके बताएगा कि इस एस क्यूब के साथ क्या और कोई टर्म लिखी हुई है, नहीं, यानी इसके साथ प्लस में क्या है, प्लस में क्या है 0, 0 कुछ भी नहीं ना, वरना ये ऐसी भी हो सकती थी, अगर ये ऐसी होती, लेट्स सपोज बना के दिखा देता हूँ ताकि और अच्छी तरह समझ आए, लेट्स सपोज 3 कह देता हूँ और ये इस तरह होता 3, ये 3 बनाया है मैंने, सही है। तो अब पोल क्या होता है, यहाँ पर पोल होता है आपके पास 3, बस ये p की वैल्यू 3 होती है यानी, और s यानी p की वैल्यू 3 होती है तो s की वैल्यू माइनस p होती है, तो माइनस क्या हो जाती, -3 हो जाती, बस। लेकिन अभी पोल क्या है 0 है, तो p क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सही, ये समझ आ गया, सही। r क्या है, r वही मैंने बता दिया क्या हाईएस्ट ऑर्डर 3 होगा, और x ऑफ s क्या है, वही फंक्शन जो हमारे पास आता है नॉर्मली फंक्शन मौजूद है, ये फंक्शन आ गया आपके पास 2s+2 डिवाइड s क्यूब प्लस मल्टीप्लाई s प्लस 4 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, बस। आप सिंपल, अब तो मैंने बता दिया सब चीजें, क्यू क्या रेफरेंस, क्वेश्चन रेफरेंस 1, आर हाईएस्ट ऑर्डर 3, के आइट्रेशन, फर्स्ट आइट्रेशन, इसको मैं आइट्रेशन लेता हूँ ज्यादा अच्छा समझ आता है आइट्रेशन का है, तो आइट्रेशन पहले या गेन समझ लें, यानी वो कांस्टेंट जिनके साथ आ रहा होगा तो पहले तो 0 होगा, एक एक करके बढ़ता चला जाएगा, तो ये आइट्रेशन कह लें, ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा, ठीक है। तो ये आज मिस ने एफसीएस के लैब में इसको गेन कहा था, तो हम इसको आइट्रेशन, मैं इसको आइट्रेशन समझाने के लिए कह रहा हूँ, और आप खुद भी समझने के लिए मैंने आइट्रेशन सपोज किया होगा इसको। तो पहली आइट्रेशन क्या है 0, लेट्स सपोज, तो क्या हो जाएगा A13, 3 माइनस 0, ठीक है, A13 मालूम करना है, 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय D0 ऑफ DS, D0 ऑफ DS पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ये पूरी टर्म मेरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये पूरी टर्म मेरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी 1 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी मैं इस बार इस केस में तो डिफरेंशियल ऑर्डर लूंगा ही नहीं, डिफरेंशियल ऑर्डर लूंगा ही नहीं, तो क्या डिफरेंशियल करने की जरूरत नहीं, वो आपका ऑपरेटर ही वन हो गया, ये आ जाएगा, ये क्या 0 क्यों है मैंने बता दिया, ये और कोई टर्म ऐड नहीं हो रही, ये एस क्यूब हो जाएगा, तो एस क्यूब हो जाएगा सिंपल, ठीक है, एस क्यूब हो गया, एस क्यूब हो गया, ये 1 हो गया, पूरी टर्म 1 हो गई, सही। यानी इसमें आपको डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है, सही है। एस क्यू हुआ -2s+2 डिवाइड बाय एस क्यू मल्टीप्लाई एस प्लस 4 मल्टीप्लाई एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, सिंपल। अच्छा एस 0 क्यों है, कौन बताएगा एस 0 क्यों है, ये एस 0 यहाँ लिखा हुआ है, यानी एस की वैल्यू क्या पुट करनी है 0, क्यों, क्योंकि मल्टीपल पोल केस में आगे कोई टर्म ऐड नहीं हो रही, यानी पोल क्या है 0 है, इस केस में अगर अगर इस तरह होता तो पोल आपका कुछ ना कुछ आ रहा होता, s-3 पुट करते, सही, ठीक है। तो ये s प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू माइनस पी, तो s इज इक्वल टू माइनस पी यानी s इक्वल माइनस, लेट्स सपोज, लेकिन अभी 0 है तो क्या है ही नहीं, फिलहाल कोई टर्म आ ही नहीं रही, खाली s है, तो s 0 पुट करेंगे, सही। बस मैंने यहाँ पुट कर दिया, s की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई हुआ, ये कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास पहला आंसर आ गया s 0, अच्छा 0 पुट करने के बाद आंसर आ गया 0 है, 0 पुट किया, क्यों पुट किया मैंने बता दिया, तो A13 तो मिल गया। बस अब आप A12 मालूम कर लें, जल्दी से जल्दी जल्दी मालूम करें, A12 मालूम करें, अच्छा कहाँ तक जाएंगे, आखिरी ऑर्डर तक जाएंगे, आखिरी ऑर्डर क्या है A11 S, आगे नहीं चलेंगे, आगे नहीं चलेंगे, आगे फिर आपके पास नई नया वो शुरू हो जाएगा फैक्टर, सही है, अभी हम यहीं तक चलेंगे, ठीक है। यानी फॉर्मूला जो अभी हम मैंने देखा है, ये वाला फॉर्मूला जो बताया है, ये वाला फॉर्मूला जो बताया है, ये सिर्फ यहाँ तक चलेगा, इसके आगे नहीं चलेगा, तो आगे बढ़े हम, सही है। आगे बढ़ने के बाद ये देखें, ये अच्छा ये तो हो गया ना, अब ए आ जाए, आप आ जाए, आपका अलग अलग A12 पे आ जाए, A12 पे अब देखें क्या क्यू, क्यू वही है, क्यू रेफरेंस सही में 1 है, आर भी वही सेम है, हाईएस्ट ऑर्डर तो 3 है, हाईएस्ट ऑर्डर की आपके पास 3 ही है, तो ये तो चेंज होगा नहीं, सही। अच्छा आप मुझसे पूछ सकते हैं इस केस में तो हाईएस्ट ऑर्डर 2 है, तो आर तो 2 होना चाहिए था, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हाईएस्ट ऑर्डर वही होगा जो पोल का ऑर्डर है, पोल का ऑर्डर क्या था, पोल का ऑर्डर 3 था, तो हाईएस्ट ऑर्डर 3 ही रहेगा इसमें, सही है। हाईएस्ट ऑर्डर क्या रहेगा, ये रहा, हाईएस्ट ऑर्डर क्या रहेगा, हाईएस्ट ऑर्डर 3 ही रहेगा, के अच्छा के आइट्रेशन बढ़ जाएगी, के आइट्रेशन क्या हो जाएगी, पहले 0 थी अब क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो
A12 मालूम करना है, टेक्निकली A12 मिल भी जाएगा, तो क्या Q1 हुआ, 3 - 1 2, तो A12 1/1 फैक्टोरियल K का 1 है इस बार। अब आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ये मुश्किल पार्ट होता है डेरिवेटिव लेना इसका, तो कि क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है, थोड़ी लेंदी पार्ट हो जाएगा ये, तो मैंने इसको थोड़ा आसान कर दिया। ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि s प्लस पी की पावर r क्या है 3, s क्यूब क्योंकि ये 0 है, s क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई s प्लस 2, ये तो वही x ऑफ s आ गया, और s क्यूब आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया इसके साथ, ये आपके पास आ गया। अब इसका डेरिवेटिव लेना है सिंपल आपको, तो डेरिवेटिव 2 तो बाहर चले जाएगा, यहाँ क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, पढ़ा होगा आपने क्वेश्चन रूल, मैं बता भी देता हूँ, मैंने ऊपर लिखी हुई है जनरल फॉर्म के, जो नीचे वाली टर्म को ऐसे लिखते हैं न्यूमिनेटर में, ठीक है, और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं, सही, माइनस, फिर आप न्यूमिनेटर वाली टर्म को ऐसे लिखते हैं, और डिनोमिनेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सिंपल। अरे ये तो वो है सिंपल सा, ये तो अब ऐसे समझ आ गया होगा, तो पहली वाली टर्म को ऐसे लिखा, यानी यानी इस वाली टर्म को ऐसे लिखा और उसका डेरिवेटिव ले लिया, तो s प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s 1, और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो 1 लिख दिया यहाँ पर, सही, माइनस s प्लस 2 क्या हुआ है, अब इसको ऐसे ही लिख दूंगा और इसका डेरिवेटिव लूंगा, तो 3s² प्लस 12s प्लस 10, ये लिखा हुआ है 3s² प्लस 12s प्लस 10 डिवाइड बाय इसका स्क्वायर, तो ये अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, s 0 पुट कर दी, तो क्या s 0 क्यों है, कोई भी पोल की टर्म, गलती से गलत बोल दी, s 0 क्यों है, तो क्या कोई पोल यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए 0 है, पुट कर दिया, A12 भी आ गया आपके पास। अब क्या होगा, ये क्या हो गया, सॉरी ये टच का मसला है थोड़ा सा, सही है, सही है, A12 भी आ गया, पुट कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई क्यों, 2 ऊपर कॉमन आ चुका था, सही है, 2 से तभी मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब A13 मालूम कर लेना, A11 मालूम कर लें, तो Q1 है, R वही 3 है, K क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो A1 3 - 2 A12 A11। अब मुझे इसमें ना डबल डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि R K क्या हो गया, K बढ़ गया, K तो एक बढ़ गया ना, तो D की पावर K है जनरल फॉर्म में, D की पावर क्या था, फॉर्मूला अगर हम देखें तो D की पावर क्या आ रहा है, K आ रहा है, तो K तो बढ़ गया, यानी आपको अब सेकंड डेरिवेटिव भी लेना होगा, सिंपल सेकंड डेरिवेटिव, यानी ऑर्डर बढ़ गया डेरिवेटिव का, तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो मैं ले चुका हूँ, फर्स्ट ये तो एस क्यूब से कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं आएगा, इस पूरी टर्म में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, एस प्लस पी की पावर आर आपका सेम है, तो एस क्यूब हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2, ये तो पूरा फंक्शन ही आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर मुझे लेना है इसका सेकंड डेरिवेटिव, अब मैंने कहा कि मैं पहला डेरिवेटिव पहले ही ले चुका हूँ ऊपर, तो मैंने वही इसी को चीज को कॉपी कर लिया पूरा, जो सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास आया था, ओ फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे पास आया था, ये रहा, 2 हटा दिया, 2 क्यों हटाया इस केस में बताएं, 2 इसलिए हटाया, तो इस बार ये 2 इस 2 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आया, मैंने इन टर्म्स को पहले तो आपस में मल्टीप्लाई करा दिया, सिंपलीफाई किया थोड़ा सा मैंने, ताकि मेरी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए, और ये कुछ टर्म्स आ रही थी मेरे पास, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, -2 कॉमन ले लिया मैंने, तो s³ प्लस 6s² प्लस 12s प्लस 6, बस ये चीज़ें आ गई मेरे पास। अब मैंने यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दिया, ये आपके पास आ गया, सही है, ये वही लिया है मैंने, जो ये टर्म्स पूरी आ रही है ना इसमें, पहले इसको ऐसे उतारा, इसका डेरिवेटिव लिया 3s² प्लस 12s प्लस 12 माइनस, अब इसको ऐसे उतारा और इसका डेरिवेटिव लिया, तो 2 2 2 आ गया, एक मिनट, नहीं मैंने शायद गलत ले लिया डेरिवेटिव, आई थिंक आई हैव टू रीचेक दिस ना, असल में होता इस तरह 2t आता है ना 2t, अगर यहाँ पर इसको मैं x सपोज कर, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ की हुई है, इसमें गड़बड़ की है मैंने, चले डेरिवेटिव ले लेना, लेकिन लेना डेरिवेटिव ही है, मैं इसको सही कर लूंगा बाद में, लेकिन शायद मैंने इसमें गड़बड़ की है, तो माइनस माइनस तो सही आया, इस वाली टर्म को मैं ऐसे लिख दूंगा, इस वाली टर्म को ऐसे लिख दूंगा, सही है। अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेना होता है, तो 2 के बाद यहाँ पर एक और टर्म भी आएगी आपके पास, कौन सी, ये वाली टर्म रिपीट होगी, ये वाली टर्म रिपीट होगी, फिर इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ऐसे होता है 2t, और फिर क्योंकि ये t की रिस्पेक्ट से नहीं था, तो इसके दोबारा डेरिवेटिव लेना होता है हमें, सही, तो मैंने यहाँ लिखना भूल गया हूँ, ये पूरी टर्म दोबारा रिपीट होगी, अब देखा जाए तो पुट करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 8 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर मुझे 8 मिस किया हुआ है, क्योंकि बाकी सारी टर्म तो एस पुट करने में 0 हो जाएंगी, तो एस 0 है, तो यहाँ मैं असल में ना 8 भी मल्टीप्लाई करना था असल में, मैं लिख दूंगा, मैं इसको करेक्ट करके भेज दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन ये गलती है छोटी सी,
मुझसे डेरिवेटिव में गलती हुई है। ठीक है करेक्ट, अच्छा लेक्चर में पता चल गया ना। तो यहाँ पर क्या होगा एक्चुअली, यहाँ पर एक और टर्म भी आ रही होगी 8, सही। ठीक है, देख लीजिए सिंपल डेरिवेटिव में गलती हो गई, लेकिन अच्छी बात है, फाइंड आउट हो गया। मैं अभी पता चला डेरिवेटिव इस तरह लेते हैं ना कि 2 और टी, अगर टी स्क्वायर होता है तो डेरिवेटिव 2t हो जाता है ना। अब ये तो रिस्पेक्ट टू टी था नहीं, और टू सॉरी, अगर मैं रिस्पेक्ट टू एस ले रहा हूँ तो 2s हो जाएगा। ठीक है, अब अगर रिस्पेक्ट टू एस नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इसमें और टर्म्स भी आ रही है, तो मुझे दोबारा डेरिवेटिव लेना होता है इस पूरी टर्म का। ऐसे ही करते हैं ना, मुझे बता देगा, सही कह रहा हूँ ना। तो ये फिर ये पहली वो टर्म रिपीट होगी 2 के साथ, और फिर ये डेरिवेटिव आएगा, तो ये मैंने मिस कर दिया यहाँ पर। सही है, तो ज़्यादा मसला नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा सही डेरिवेटिव इसका। ठीक है, कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, मतलब एस पुट करने के बाद। ये मेरे पास आंसर, आप जैसे मुझे गलत ही होगा, लेकिन खैर आपके पास सही आंसर आ रहा होगा। A2 निकाल लेते हैं हम। ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें सही हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं, ये चीज़ें सही हैं। ये आपने अच्छा A2 कैसे निकाला? अब हो सकता है कि पूरा एलसीएम लेता मैं, जिस तरह मैंने बताया हुआ, ये लो आप, ये तो आप वैसे ही कर लेंगे, मैंने बता चुका हूँ पहले वाले पार्ट में ना। लेकिन इसका आसान तरीका भी है। अगर जो मुझे मालूम करना है ना A2, मुझे A2 मालूम करना है, सिंपल क्या करूँ? सिंपल मैं बताऊँ आपको, जब पार्शियल फ्रैक्शन मालूम करना है ना, आप पूरा एलसीएम लेने की झंझट से बचें। सिंपल आपको क्या मालूम, अब मैं इस पे आ गया हूँ। किस पे आ गया हूँ? मैं इस पे आ गया हूँ, सही। अब मुझे A2 मालूम करना है, तो सिंपल मुझे इसको इसको अलग करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल A2, सही है, इज इक्वल टू, सही है, सिंपल क्या करूँ, इसको मल्टीप्लाई, मुझे पता है कि बाकी सारी टर्म तो जीरो होंगी, बाकी सारी टर्म क्या होंगी, जीरो होंगी। सिंपल क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ, सिंपल, और इस पर लिमिट अप्लाई करूंगा। लिमिट क्या है, s इज इक्वल टू -4, सिंपल, ये काम किया हुआ है। अब तो मुझे पता है बाकी सारे टर्म जीरो है, तो मुझे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, बाकी टर्म्स तो वेरी जीरो हो जाएंगी जब मैं एलसीएम वगैरह लूंगा। तो ये टर्म्स आ रही होगी, ये वाली टर्म सिर्फ मेरे पास आ रही होगी, तो ये इसको मुझे अलग करना है, ये डिवाइड हो रहा है, वहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो s+4 मल्टीप्लाई एक्स ऑफ एक्स मैं मालूम कर चुका हूँ, क्या है मेरे पास, ये रहा पूरा, सही है। ये पुट कर दूंगा, सिंपल। मैं ये आसान तरीका बताना चाह रहा था, पहले मैंने इसको पूरा डिटेल में किया था, मैं इसका शॉर्टकट भी बता दिया आपको। और ये सही कर लीजिएगा प्लीज, इसका डेरिवेटिव सही निकाल लीजिएगा, आंसर कुछ चेंज आएगा, ऑब्वियस बात है, 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। अच्छी बात है, अभी क्लियर हो गया। हो गई मुझसे आई एम सॉरी, मुझसे डेरिवेटिव में गलती हो गई जल्दबाजी में। तो ये इस तरह हुआ, सही है। तो ये s+4 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए s+4 हुआ और मल्टीप्लाई x(s) हुआ, सही है, s+4 मल्टीप्लाई x(s) पूरा था, इससे कैंसिल आउट हो गया। अब आप पुट कर दें -4, ये आ जाएगा। अब A31 मालूम करें या A32 मालूम करें, दोनों के आंसर में सिर्फ एंगल का डिफरेंस आएगा, तो मैंने A3 वाले मालूम कर लिया। तो इसमें वही होगा, जिसकी रिस्पेक्ट से देख रहा हूँ, सिंपल वो चीज़ में मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी क्या हो रहा है आपके पास, A31 किसके, A31 डिवाइड, मैं दिखा भी देता हूँ ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। बहुत लंबी वीडियो हो गई, जबकि होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं डिटेल में बताया हर स्टेप। A31 मालूम करना है, सिंपल इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर दूँ इसके साथ, और एक्स ऑफ एक्स मुझे पता है, तो s+1 - j मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑफ एक्स पूरी टर्म है ऊपर वाली, ये रही, ये रही, सही है। ये हो गया आपके पास, सही है, सही है। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ट्रिम, अब फिर आप पुट कर दें -1 + j, सही है, क्योंकि s इज इक्वल टू -1 + j हो जाएगा। पुट कर देंगे, आंसर आ गया। A32 में सिर्फ आपके पास एंगल चेंज हो रहा होगा, बस आप इन्वर्स ले लें लैप्लास का, तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। आगे कुछ है तो नहीं, नहीं आगे कुछ भी नहीं है, सही है। ये A13 t² u(t), अब मैं ऊपर बताता हूँ किस तरह सारी टर्म्स आ रही हैं, वैल्यूज तो आपको पता चली हुई, वैल्यूज तो पता चल चुकी है, अब मैं बता देता हूँ कि किस तरह आपका ट्रांसफॉर्म होगा वो। मैं यहाँ पर आता हूँ, ये s³ होगा, इनवर्स में जाऊंगा, एक पावर टी की कम हो जाएगी, यानी t² u(t), यानी A13 t² u(t), ये क्या होगा, ये क्या होगा आपके पास, A12 t u(t), नहीं सॉरी, हाँ टी u(t) प्लस A11 u(t), तो टी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जीरो, यहाँ 1 है वहाँ 0 हो जाएगा, प्लस A2 e⁻⁻4t, प्लस ये कॉम्प्लेक्स वाली टर्म में किससे लिखते हैं, अंडर में A2a साइन A2a मतलब e⁻⁻σt, सिग्मा सिग्मा की वैल्यू क्या है, ये रहा, मैं मॉर्फो कर्सर देंगे, ये रहा, ये मॉर्फो कर्सर, ये रहा 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, e⁻⁻t साइन ओमेगा टी क्या है 1, क्योंकि जे के साथ कोई भी नहीं है कोएफिशिएंट, तो 1 है, तो 1 यानी 1 मल्टीप्लाई बाय टी, यानी टी। एंगल आप कोई सा भी ले लें, आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, मैंने नेगेटिव लिया हुआ, देखो सर ने ना अपनी स्लाइड में नेगेटिव रखा है, नेगेटिव एंगल +90, तो नेगेटिव एंगल हमारे पास क्या था, नहीं पहले वाले का एंगल क्या था, पहले वाला का एंगल देखें आप, क्या था, नेगेटिव था। इसका मतलब इसका भी ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं, इसका ले लें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये सर नहीं करवाया हुआ है।
ठीक है, क्योंकि आपके पास 90 से कम ही एंगल आना चाहिए ना, वरना तो 180 से ऊपर चले जाएगा ना, ये सही नहीं है। ठीक है, और ये आपके पास हो गया, सही है। बस आपने पुट कर दिया यहाँ पर वैल्यूज, सारी वैल्यूज आपके पास फाइंड आउट हो गई थी, सही है। ये आपने पुट कर दिया, और ये तो वैल्यूज हमको पता चल गई। ए की जगह क्या पुट किया हमने यहाँ पर, ये पुट किया 0.1581, ये क्या पुट किया मैंने, हाँ ये 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1581 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1581 डायरेक्ट आंसर मैंने लिख दिया। ये -120 हो गया, साइन टी माइनस 18.43, सिंपल। बस ये था आपके, बस लैपलास चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, सिंपल लैपलास चैप्टर, ज़्यादा आसान है चैप्टर उस वाले 3 से, चैप्टर 4 कितना आसान निकला। बाकी पार्ट बी और पार्ट सी आप कर लेगा, वो इंशाल्लाह आराम से हो जाएगा, और वो डेरिवेटिव करेक्ट कर लेगा, 8 भी मल्टीप्लाई, जब एस पुट करेंगे तो 8 भी आएगा यहाँ पर। तो मैंने ये टर्म स्किप कर दी, ये टर्म दोबारा रिपीट होगी और फिर डेरिवेटिव आएगा, ये कर लेगा, करें मैं भी कर लूँगा पीडीएफ में करेक्ट ना, सही। चलें, मेरे ख्याल में वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही था, चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका आपका। अल्लाह हाफिज़।